हेलो एवरीबॉडी। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 आ चुका है। बजट भी आने को है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के तौर पर रिवील करता है, समझाता है, बताता है। इस सेशन में मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की समरी देने जा रहा हूं। इसके बाद आपके लिए चैप्टर वाइज एनालिसिस भी होगी। टोटल 16 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। अब वो बहुत लेंदी है, टाइम लगता है। 740 पेज का लगभग ये डॉक्यूमेंट है, तो बहुत टाइम लगता है उसको नोट्स प्रिपेयर करके पढ़ाने में। अभी हम क्विकली समराइज करते हैं। मैं पिछले 2 घंटे से इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था, एनालाइज कर रहा था, एनालिसिस करी, हर इंपॉर्टेंट की पॉइंट को पढ़ा, समझा, जो कि समरी के अंदर दिया था, और उसको मैं अब आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हाय, माय नेम इज वसु कटारा। आई टीच इकोनॉमिक्स इन निर्णय आईएएस एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। 2025-26 बोल रहा हूं मैं, बैठे हम जनवरी 2026 में है। एक्चुअली ये पोस्टमार्टम भी है पिछले साल की इकोनॉमिक, पिछले फाइनेंशियल ईयर की इकोनॉमिक कंडीशन का, और अब आगे का क्या हाल है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। हम इन दोनों चीजों को, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऐसे मैंने बताया, इन दोनों को समझने जा रहे हैं। हु इज दिस गाय? ही इज द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे ये डॉक्यूमेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाते हैं, फिर फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया जाता है अभी हमारे हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर। वैसे बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर को देनी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाया जाता है, और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा के सामने रखते हैं। पर इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि ये सरकार की तरफ से आ रहा है, क्योंकि एक गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड है, एक एनालिसिस शीट है, गवर्नमेंट खुद बता रही है कि उसने पिछले एक साल भर में क्या किया, कैसा रहा इकोनॉमिक सिचुएशन, क्या हाल रहा, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा। गवर्नमेंट खुद एक डेटा दे रही है। जैसे अब इंडिया 2025 इकोनॉमिक पिवट, ग्रोथ, रेजिलियंस एंड रिफॉर्म, इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में, ये इंडिया के स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे द ईयर 2025 have begun with one set of expectations and ended with another for the world including India। सिंपल सी बात कह रहा है कि दुनिया और इंडिया के लिए अब इकोनॉमिक पैराडाइम चेंज होता जा रहा है। रियलिटी दोस्तों ये है कि इंडिया अपने स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, पोटेंशियल की वजह से इंप्रूव कर रही है अपनी इकोनॉमी को। मुझे पता है देश में हजारों समस्याएं हैं, हजारों प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखें जो बाकी देशों का हाल है और जो इंडिया का हाल है, कि हम 6%, 7% ऑलमोस्ट अगर ग्रो कर पा रहे हैं, तो एक अच्छा नंबर है दोस्तों। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडिया को क्रेडिट रेटिंग में अपग्रेड मिला है। इंडिया की क्रेडिट रेटिंग सुधरी है दोस्तों। अपग्रेड का मतलब है कि कोई भी कंट्री को क्रेडिट रेटिंग असाइन की जाती है कि इनको उधार दोगे तो क्या है, पैसे चुकाने की हैसियत रखते हैं, इनके ऊपर कितना डेट है, इनके ऊपर कितना कर्ज है। इंडिया को भी ऐसी रेटिंग्स दी जाती है अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के द्वारा, जैसे मूडी हो गया, फिच हो गया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन एस भी है, स्टैंडर्ड एंड पुअर इसका नाम है, एस एसएनपी ने पहली अपग्रेड करी है रेटिंग में 18 सालों में। दिस इज द फर्स्ट टाइम। और क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड इंडिया को मिला है फ्रॉम 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन द ईयर 2025। जैसे एक मॉर्निंग स्टार करके है, मई महीने में उसने क्रेडिट रेटिंग दी थी अपनी, इंप्रूव, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव की थी। फिर स्टैंडर्ड एंड पुअर ने अगस्त में, जिसमें इंडिया की सॉवरेन रेटिंग ट्रिपल बी कर दी है। अभी क्या है, ए, डबल ए, बी, ट्रिपल बी टाइप, ये क्या होता है? दीज आर लाइक रैंक्स और दीज आर लाइक स्कोर्स। यहाँ पे रैंकिंग की जा रही है, स्कोर किया जा रहा है, क्लासिफाई किया जा रहा है कौन सी इकोनॉमी अच्छी है, बुरी है। ऑफकोर्स जो ए होगा वो तो अच्छा ही होगा। उसके बाद अलग अलग रेटिंग आती है, ट्रिपल बी माइनस, लाइक दैट। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने भी हमें रेटिंग दी थी अगस्त महीने में, अपग्रेड किया। पहले हम ट्रिपल बी माइनस पे थे, अब हम ट्रिपल बी पे आ गए हैं, माइनस हट गया है। तो ये इंप्रूवमेंट है, अपग्रेड है, एक लेवल ऊपर आ गए। तो फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड इंडिया को पिछले लगभग 20 साल, 18 टू बी एग्जैक्ट, उसमें इंडिया को मिला है स्टैंडर्ड एंड पुअर से। तो मॉर्निंग स्टार ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने, एंड आर एंड आई नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने सितंबर में, आर एंड आई, एस एन पी, आर एन आई एंड मॉर्निंग स्टार, ये 3 याद रखने, मेंस में कोट करने के लिए काम आएंगे। हमारा ये प्रूफ हुआ है, ये तो खुशी की बात है। इंडिया हैज अचीव्ड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4.8% ऑफ जीडीपी।
हमारा टारगेट था 4.4%, हम 4.8 के आसपास पहुंचे हैं। फिस्कल डेफिसिट मतलब सरकार टोटल बोरो कितना कर रही है, उधार कितना ले रही है, ठीक है ना। तो हम ऑलमोस्ट टारगेट के पास ही है, थोड़ा सा दूर है, मेरे को पता है। इंडिया की कुछ डेवलपमेंटल इश्यूज रहते हैं, हमें डेवलपमेंट के लिए उधार भी लेना पड़ता है पैसा, जिस वजह से ये 4.4 के टारगेट तक एग्जैक्टली नहीं पहुंच पाया। बट हाँ, वी हैव अचीव्ड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4.8% ऑफ इंडियाज जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट मतलब आसान शब्दों में बोलूं तो टोटल बोरोइंग्स, जिससे सरकार ने 2021 में कोविड के टाइम पे बहुत उधार लिया था, जरूरत भी थी। उसके बाद सरकार ने प्रॉमिस किया कि धीरे धीरे इसको कम करेंगे, धीरे धीरे इसे 4.4 के टारगेट तक ले जाएंगे। अब उस टारगेट तक हम 5% से घटा के हम 4.8 तक आए हैं, अब धीरे धीरे उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे। और क्या चेंज हुआ, गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट अनाउंस करी, जीएसटी में जो छूट दी थी, हमें जीएसटी में जो कट दिया था दोस्तों, लास्ट ईयर बजट जब आया था तब सैलरीड क्लास और आम जनता के लिए टैक्स में छूट दी थी बजट के अंदर, जिससे हमारे देश में लोगों के ऊपर टैक्स लायबिलिटी थोड़ी कम हो। और एक चीज ये भी थी कि अब आपकी टैक्स के जो ब्रैकेट्स हैं ना वो बढ़ा दिए गए हैं, इस साल भी हो सकता है कुछ और चेंजेस आ जाए, अभी बजट आने ही वाला है, तो अभी वी हैव टू सी कि और क्या बदलाव बड़े आ सकते हैं। तो हमने कुछ बेसिक चीजों की बात करी। वन नोटेबल कॉन्टिन्यूटी हैज बीन इंडिया स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। कोविड के बाद हमारे देश ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। अब जो 2025-26 का ये जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, इसके फर्स्ट क्वार्टर में हमें ग्रोथ देखने मिली अप्रैल मई जून वाले टाइम पीरियड के अंदर, और वो इंप्रूव हुई। अप्रैल मई जून खत्म होने के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में भी वो कंटिन्यूस रही, और अब जनवरी में तो हम हैं ही, राइट। इसके साथ साथ आरबीआई ने हमारे देश में इस बारी रेपो रेट बार बार कट किया है। रेपो रेट वो रेट होता है जो कि हमारे बैंक लोन्स के साथ जो इंटरेस्ट रेट कनेक्टेड होता है उसके साथ कनेक्टेड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है आरबीआई का, जिसमें आरबीआई बैंकों को पैसा दे रहा है। अब आरबीआई बैंकों को पैसा पहले से कम इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, तो बैंक अब आपको पैसा, हमें पैसा कम इंटरेस्ट रेट पे दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे आम जनता को कम इंटरेस्ट रेट पे, सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल पाएगा। और जब सस्ते इंटरेस्ट रेट पे आप और मेरे जैसे लोगों को लोन मिल पाएगा दोस्तों, तो अल्टीमेटली इससे देश की ग्रोथ, इससे देश की तरक्की होगी। ये बात आपको याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं आगे चलने से पहले, निर्णय आईएएस के कोर्सेज के अंदर आपको अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे रिपब्लिक डे सेल के तहत देखने मिल रहा है। 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये सेल चल रही है, जिसमें आपको 12 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है। कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके अंतर्गत, तो आप अभी लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करें और कोर्स के अंदर जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, आपको क्लासेस में बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है जी, आगे चले। मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स, अरे कुछ नहीं है, सिंपल। इकोनॉमी के मैक्रो लेवल पर कई सारे चेंजेस सरकार ने 2023 से करने शुरू किए थे, बदलाव लाने शुरू किए थे, और उन बदलावों का असर हमें दिखने लग रहा है, चेंज अब आने लग रहा है। ठीक है जी। बाकी टैक्स में सरकार ने छूट दी थी, ये हमारे फिस्कल डेफिसिट का पॉइंट है, ये हमारी रेटिंग्स का पॉइंट है, ये हम बात कर ही चुके। अब आ जाइए अगले पैराग्राफ। अब इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैक्स लगाया रेसिप्रोकल टैक्स के तौर पे, ये कहकर कि इंडिया अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है तो हम भी लगाएंगे 25% टैक्स। अप्रैल के अंदर ये किया गया था। इंडिया से एक्सपेक्टेशन ये थी कि यूएस के साथ मंडवली कर लेगी, एक अग्रीमेंट साइन हो जाएगा, एक शांति समझौता हो जाएगा, और ये 25% धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट अगस्त के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया, एडिशनल टैरिफ अनाउंस किया ऑफ 25%, जो इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट पर, जो सामान इंडिया से अमेरिका जाएगा वो अमेरिका में महंगा हो जाएगा। अगर 100 रुपए की चीज अमेरिका जा रही है वो 125 की बिकेगी, क्योंकि 25% टैक्स अमेरिका की सरकार उस पर ले रही है। अमेरिका ने अगस्त महीने में एडिशनल 25% कर दिया, 25 तो था ही, 25 और कर दिया। एडिशनल 25% टैरिफ जो इंडिया के गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, जो चीजें एक्सपोर्ट होती हैं उन पर, तुम्हारे प्रोडक्ट बिकने नहीं देंगे या महंगे कर देंगे, आम जनता खरीदेगी नहीं। ट्रंप ने ये धमकी दी हमको। अप्रैल में 25% कर ही चुके थे और 25 कर दिया, जिससे बहुत लोग सरप्राइज हुए, इंडिया भी सरप्राइज हुआ। इंडिया तो, अमेरिका का और इंडिया का रिश्ता अच्छा है, हमें तो लग रहा था कि इस नए टैरिफ सिस्टम में इंडिया को बहुत अच्छा कंसेशन मिल जाएगा, पर नहीं मिल पाया। और इस वजह से दुनिया के सारे
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और हम खुद ये डरने लगे कि हमारी ग्रोथ का क्या होगा, कि हमारी ग्रोथ तो अब कम हो जाएगी, वी विल नॉट ग्रो। बट रियलिटी में ग्रोथ हमारी बढ़ी, और कई सारे हमने इंडिया में भी चेंजेस करे, रिफॉर्म्स करे, उसका कारण रहा ग्रोथ बढ़ने का। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, कुछ पॉलिसी चेंज करी, ऐसा ये सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। जो सरकार कह रही है मैं वो आपको बता रहा हूं, जो हमारे मेंस में लिखने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, कि हमने टैरिफ से खुद को प्रोटेक्टेड रखा, शील्डेड रखा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी चेंजेस की वजह से। अब गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो रिफॉर्म किया था वो दिवाली के टाइम पे, उससे पहले जो जीएसटी, जो 2017 जब जीएसटी जब से आया था तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में शुरू हुआ था, है ना। उसमें आज तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म आया जब सरकार ने कई सारे जीएसटी आइटम्स पे जो जीएसटी लगता था उनका टैक्स स्लैब चेंज कर दिया, उन पे कम टैक्स लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ये एक बहुत मेजर रिफॉर्म था। इसके साथ साथ सरकार ने लास्ट ईयर बजट में बोला था कि हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, और उसके लिए प्राइवेट कंपनियों को भी न्यूक्लियर पावर जनरेशन कंपनी खोलने देंगे। एक वॉलचंद नगर नाम का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई करता है, न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में अलग अलग चीजें सप्लाई करता है। उनके शेयर्स बहुत बड़े इस चीज से, ये सोच के पब्लिक ने सोचा कि भाई प्राइवेट कंपनियां भी, प्राइवेट सेक्टर भी अब हमारा न्यूक्लियर पावर जनरेशन में आएगा। अब तक तो सरकार ही करती थी। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी 100% एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ किया, हमने आने दिया, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। वी हैव एक्सपेक्टेड दिस। 4 लेबर कोड हमने इस साल अपने देश में, इस फाइनेंशियल ईयर में अपने देश में इंप्लीमेंट किए हैं। कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ। ये 4 कोड बनाए थे हमारे देश में लेबर कानून को सिंप्लीफाई करने के लिए। कई सारे कानून थे, उनको जोड़कर एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और ये अब धीरे धीरे इंप्लीमेंट हो रहे हैं हमारे देश के अंदर। और क्या चेंजेस आए, सब देयर हैव बीन सर्टेन मोर चेंजेस। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने ग्रीन कवर नॉर्म्स के अंदर रिलैक्सेशन दिया, कि कहीं पे अगर आप इंडस्ट्री फैक्ट्री खोल रहे हो ना, तो बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, और आप इंडस्ट्री खोलने के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस बहुत लंबे समय तक पेंडिंग पड़े रहते थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलते नहीं थे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, अब थोड़ा इजी हो सके, अब एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ सके, तो एक ग्रीन कवर का 33% का क्राइटेरिया जो है उस हर एरिया के लिए, वो हर जगह के लिए बराबर किया गया है, ठीक है ना। ग्रीन कवर इतना चाहिए हमको हमारे देश के अंदर, 33%, जो हमारा एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, बेंचमार्क है, उसको हम फॉलो करेंगे। अ, एक और बात बता दूं, कुछ हमारे देश के अंदर क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड रूल्स थे, ऑर्डर्स थे। इनको बनाने के लिए, इनको फॉलो करने के लिए हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सरकार ने इन ऑर्डर्स को होल्ड पर डाल, अ सेंस ऑफ डायनामिज्म हैज टेकन होल्ड इन द गवर्नमेंट। सरकार कह रही है कि हमने एक वेरिएशन, एक बदलाव की शुरुआत करी है, इसमें सरकार हर एक पुरानी चीज को देख रही है, परख रही है, अगर वो जरूरी है तो रख रही है, अदरवाइज उसे हटा दे रही है। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हमको लग रहा था कि इससे हमारी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे जो सामान हम बनाते हैं, प्रोडक्ट जो बनाते हैं, उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। ये काफी पुराने हो गए हैं और इनमें रिफॉर्म की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा, सरकार ये नहीं कह रही कि क्वालिटी मत दो प्रोडक्ट की, वो ये कह रहे हैं कि ये इनडिस्क्रिमिनेट रूल्स थे, पुराने हो गए हैं, राइट, नॉट इफेक्टिव हो गए हैं, उनको अब चेंज किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर कुछ समय बाद का 5 महीने की बात देखें, इंडिया इज नाउ एंटिसिपेटिंग अ फुल ईयर रियल ग्रोथ रेट ऑफ ओवर 7%। 7% के आसपास हम सालाना ग्रोथ के कगार पे आ जाएंगे, बस कुछ समय की बात है, ठीक है, कुछ समय की बात है। 7% के आसपास हमारी ग्रोथ, और जब बाकी देश 2, 3, 4%, कुछ तो 0 पे हैं। यूरोपियन कंट्रीज कई सारे हैं जो ग्रोथ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो 2025 में इंडिया वाज पिच्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक कंट्री। ऑनेस्टली बताऊं, रियलिटी बताऊं, चाइना ने टर्न अराउंड किया 2025 में। सब कह रहे थे चाइना का समय खत्म, चाइना खत्म, नहीं नहीं, उसने टर्न अराउंड किया है। फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज के तौर पे और इंडिया के इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर के तौर पे उभरी भी है। भले ही हमारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के यहाँ पे पुलिंदे बांधे जा रहे हो कि इतना अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, बट ग्लोबल सिस्टम में बाकी देश भी कॉम्पिटिटर्स के तौर पे तैयार हो रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा।
सरकार कह रही है कि even the strongest macroeconomic performance in the last 10 years can no longer reward macroeconomic success with currency stability। ठीक है ना, सरकार ये कह रही है कि आप करेंसी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इनफ्लोज, स्ट्रैटेजिक इंसुलेशन, इन पैरामीटर्स पे मत आंकिए। मैक्रो इकोनॉमिक सक्सेस जरूरी नहीं इन पैरामीटर्स के बेसिस पर। अरे वो रियलिटी बताऊं, डॉलर वीक हो रहा है, रुपया और डॉलर के करेंसी रेट में रुपया वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले। डॉलर तो बाकी देशों की करेंसीज के मुकाबले वीक हो रहा है, इंडिया के मुकाबले इंडियन रुपी वीक हो रहा है डॉलर के मुकाबले। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट, our rupee is getting weak, dollar is getting strong, although internationally and with other countries dollar is getting weaker। हमारे साथ देखिए क्या हाल हो रहा है। तो सरकार कहीं तो कहेगी ना कि नहीं वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो ग्रोथ हमने करी है, बट ग्रोथ के साथ जरूरी नहीं है कि हमारे देश में करेंसी स्टेबिलिटी हो। गवर्नमेंट इज जस्ट ट्राइंग टू कॉम्पेंसेट फॉर द प्रॉब्लम्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड। ये मुझे एक अच्छा पॉइंट नहीं लगा जो इकोनॉमिक एडवाइजर ने लिखा है। ये थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि गलतियों को हाइड करने की कोशिश की जा रही है, तभी इसको ये पैराडॉक्स कह रहे हैं। पैराडॉक्स मतलब सोचा था क्या, पाया कुछ और, समथिंग यू नो अदर देन व्हाट यू एक्सपेक्टेड यू गेट, दैट इज अ पैराडॉक्स। तो 2025 का पैराडॉक्स ये यही कह रहे हैं कि अच्छी खासी मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो पिछले कई दशकों से इंडिया कर रहा है, उसके बाद भी इंडिया को मैक्रो इकोनॉमिक सक्सेस जिसमें करेंसी हमारी स्टेबल रहे, हम स्ट्रेटेजिकली दूसरे देशों के साथ फंसे ना रहें, उनके मैटर्स में फंसे ना रहें, अपने खुद की पॉलिसीज बनाएं उनसे इंसुलेटेड रहकर, और हमारे देश में कैपिटल इनफ्लो, पैसा भर भर के आए, इनफ्लो हो। वो हम एग्जैक्ट चीज जो चाह रहे थे प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए पैराडॉक्स है ये। दैट्स व्हाई इट इज अ पैराडॉक्स। ठीक है, अब इसी में अगला पैराग्राफ स्टार्ट होता है, विक्टिम ऑफ जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक पावर गैप। हमने खुद को यहाँ पे एक विक्टिम बताया है, क्योंकि इंडियन रुपी ने 2025 में, सच बात है, अंडर परफॉर्म किया है। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वी हैव डेप्रिशिएटेड सिवियरली, करेंसी हमारी बहुत डेप्रिशिएट हुई है, फॉरेन करेंसीज स्पेशली डॉलर के मुकाबले। इंडिया का गुड्स के अंदर अभी भी ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि हम खरीद ज्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। हमारा अभी भी ट्रेड डेफिसिट है, वी आर बाइंग मोर देन वी आर सेलिंग देम। अगर आप ट्रेड के टर्म्स में देखेंगे, सर्विसेज में और रेमिटेंस में जो हमारे पास पैसा आता है वो पर्याप्त नहीं है। मतलब एक बैलेंस ऑफ पेमेंट नाम का एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, बाहर से कितना आया, यहाँ से कितना बाहर गया पैसा, उसका एक समरी होती है। उसमें करंट अकाउंट नाम का अकाउंट होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप मेरे साथ। करंट अकाउंट दिखाता है शॉर्ट टर्म में जो आप सामान खरीदते बेचते हो, जो आप सॉफ्टवेयर खरीदते बेचते हो, उन सबका इनफ्लो आउटफ्लो, जो बाहर से पैसा आ रहा है और जो यहाँ से बाहर जा रहा है। इसके अंदर गुड्स आता है, इसमें हम नेगेटिव पे हैं, बाहर से खरीदते ज्यादा है, हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। इसमें सर्विसेज भी आता है, सर्विसेज में हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। और एक और ऐसे ही एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं रेमिटेंस, प्रेषण। हिंदी में प्रेषण कहा जाता है। रेमिटेंस मतलब जो आपके रिश्तेदार, जो आपका परिवार वाले इंडिया के बाहर रहते हैं, वहां पैसा कमा के इंडिया भेज रहे हैं, उसको कहते हैं रेमिटेंस। अब हमारे पास रेमिटेंस आता है $100 बिलियन से ज्यादा। कई सारे इंडियंस दूसरे देशों में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस इंडिया में भेजते हैं। बट बेटा, यहां से कमाया गया पैसा और यहां से कमाया गया पैसा इतना नहीं है कि यहां पे खोया गया पैसा, यहां पे होने वाला लॉस, यहां जो बाहर पैसा जा रहा है उसको ढक सके। ये तो वही बात हो गई कि मैं कोई चोरी की चीज चुरा कर आया और रुमाल से ढकने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी को दिखे नहीं। मैंने चोरी की गाड़ी चुराई है और उस पर रुमाल ढक दिया, किसी को दिखेगा नहीं। अरे रुमाल इतना छोटा है, वो गाड़ी इतनी बड़ी है, कैसे ढक पाओगे? हम नहीं ढक पा रहे हैं इससे। ये बात कही जा रही है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। इंडिया डिपेंड्स ऑन फॉरेन कैपिटल फ्लोज टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस ऑफ पेमेंट। हमको बाहर से पैसा चाहिए जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के तौर पे आए, बिजनेस करने आए और हमारे देश में सामान खरीदे आके। ठीक है ना, जब ये नहीं होता है, व्हेन दे रन ड्राई, जब ये पैसा बाहर से आना कम हो जाता है, तब हमारी करेंसी का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। सीधा लॉजिक है। फॉरेनर्स इंडिया आएंगे, इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? बांग्लादेशी करेंसी तो नहीं चलती ना इंडिया में, तो इंडिया की चलती होगी। तो आते हैं, डॉलर देते हैं सरकार को और रुपया लेते हैं और इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो उस टाइम पे इंडिया में डॉलर्स बढ़ते हैं,
और इंडिया में रुपए की डिमांड बढ़ती है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स ले रहे हैं। जब रुपए की डिमांड बढ़ती है तो रुपया मजबूत और डॉलर वीक होता है। पर अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं, रुपया मांगेंगे नहीं, तो रुपया स्टेबल कैसे रहेगा? नहीं रह पाएगा। और रुपया इस वजह से इस पूरी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगा दोस्तों। ये एक समस्या है, इसके बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एक मेजर प्रॉब्लम चल रही है, बाकी देशों में प्रॉब्लम चल रही है, उसका इंपैक्ट हमारे देश में हो रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है ग्रोथ होनी अच्छी है, जरूरी है, और आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी भी। महंगाई को भी हमने लगभग रोक लिया है। बारिश भी हर साल अब लगभग अच्छी क्वांटिटी में ही हो रही है, जिससे खेती किसानी एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा। मतलब एग्रीकल्चर को काफी सपोर्ट मिल रहा है बारिश का। हमारा दूसरे देशों पे कर्ज भी नहीं है, जैसे जापान का, यूके का 100-200% कर्ज है उनका। जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कर्जा लेके बैठे हैं। हमारा कर्जा भी नहीं है दूसरे देशों पे इतना। एक्सटर्नल लायबिलिटी हमारी लो है। बैंक हमारे काफी हेल्दी तरीके से काम कर रहे हैं। बैंक हमारे काफी हेल्दी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे देश की लिक्विडिटी कंफर्टेबल है, कैश सप्लाई, मनी सप्लाई कंफर्टेबल है। हमारे देश में लोन दिया जा रहा है लोगों को, लोन जिस स्पीड से दिया जा रहा है वो भी एक रिस्पेक्टेबल स्पीड है, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर स्ट्रॉन्ग, कंपनियां ग्रो कर रही हैं, स्टार्टअप्स ग्रो कर रही हैं, आईपीओ लेकर आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स मार्केट में सेल करने ला रही हैं, उधार थोड़ा कम ले रही हैं और इनकम थोड़ा बढ़ा रही हैं। हालांकि रियलिटी में कुछ कुछ चीजें इसके विपरीत भी हो रही हैं, बट हाँ, ये इकोनॉमिक सर्वे तो तारीफ ही करेगी ना। ये एक बात ये हो गई कि सरकार के एम्प्लॉयज हैं जो सरकार की तारीफ करेंगे, तारीफों के पुल बांध रहे हैं। लॉजिकली तो उनको करना ही है ना, माई बाप नौकरी दिए तो करना ही पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स आर स्ट्रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट फॉल्ट, दिस इज नॉट फॉल्स, बट इट इज नॉट एवरीवेयर। हर कंपनी का ये हाल नहीं है। एंड द ओवरऑल फ्लो ऑफ फंड्स टू द कमर्शियल सेक्टर इज रोबस्ट, कि जो बैंकों के द्वारा हमारी कंपनीज को पैसा उधार पे मिल रहा है वो भी काफी स्ट्रांग है। क्योंकि सरकार कुछ भी दिक्कत होती है पॉलिसी में चेंज करती है, जल्दी बदलाव लेकर आती है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा। द रुपीज वैल्यूएशन डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट इंडियाज स्टेलर इकोनॉमिक फंडामेंटल, इन अदर वर्ड्स रुपी देयरफॉर इज पंचिंग बिलो इट्स वेट। ग्रोथ खूब करी है हमने, रुपए वीक दिख रहा है, मत मत देखो, देखो $90 हो गया, 100 भी हो जाएगा, मत देखो। ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं, सरकार का ये कहना है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूं ऑनेस्टली, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। डेप्रिसिएशन का तब हमें मैसिवली फायदा होता अगर हम एक एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होते, कि मैं फॉर एग्जांपल $1000 का सामान बेचता हूं, पहले ₹80 $1 का भाव होता था तो मुझे 80,000 मिलते थे। अब $90 का भाव है तो मुझे 90,000 मिलेंगे। और अगर ये $100 पर डॉलर हो गया तो मुझे कल को 1 लाख रुपए मिलते अगर मैं एक्सपोर्टर होता। पर इंडिया में एक्सपोर्टर्स की कमी है। एक्सपोर्टर्स बढ़ाओगे, अच्छी बात है, फायदा कमाओगे, पर अभी फिलहाल एक्सपोर्टर्स की कमी है, एक्सपोर्ट जो हो रही है चीजें उनकी कमी है। रियलिटी में वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स। आपके पास जो फोन है, डिवाइस है, वो भी फॉरेन मेड ही है बच्चे, ठीक है ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट। अब मैं $1000 का सामान खरीद रहा हूँ, मान लो आईपैड खरीद रहा हूँ, ₹80 के रेट के हिसाब से 80,000 का पड़ता था, अब 90,000 का पड़ रहा है, कल को $100 पर डॉलर हो जाएगा तो 1 लाख का पड़ेगा। एज एन इम्पोर्टर, एज अ पर्सन जो इंडिया में रह रहा है और बाहर से सामान मंगा रहा है, मेरा तो नुकसान हुआ ना। इस बात के साथ मैं ऑनेस्टली अग्री नहीं कर रहा हूँ, पर मैं गवर्नमेंट का पॉइंट भी बता दिया, अपना पॉइंट भी बता दिया एज अ टीचर, एज एन इकोनॉमिस्ट। इट डज नॉट हर्ट टू हैव एन अंडर वैल्यूड रुपी इन दीज टाइम्स। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, इन्होंने बोला है। इट डज नॉट हर्ट as it offsets to some extent the impact of higher American tariff on Indian goods। ठीक है, उनके लिए कॉम्पिटिटिव हो रही है, उनके लिए अट्रैक्टिव हो रही है, हमारे लिए हमारी करेंसी वीक हो रही है, उनके लिए उनका फायदा हो रहा है। तो ट्रंप भले ही टैरिफ लगा दे रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारे गुड्स, हमारे इंडियन प्रोडक्ट जो हैं वो कंपैरेटिवली उतने महंगे नहीं हो रहे। कि जैसे फॉर एग्जांपल $100 की एक चीज थी, ट्रंप ने मान लो 50% टैरिफ लगा दिया तो $150 की हो गई। अब इंडिया की करेंसी वीक होती जा रही है। $100 में पहले आपके पास
लेट अस अज्यूम, एक सिर्फ अजम्पशन के लिए 100 यूनिट आते थे, अब $150 रेट हो गया तो $150 में 110 यूनिट आएंगे, पहले से तो ज्यादा यूनिट आ रहे हैं ना। तो मार्जिनल डिफरेंस आ रहा है कि भले ही थोड़ा महंगा पड़ रहा है पर आपको सामान भी थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जा रही है, हमारी करेंसी वीक हो जा रही है। देयर इज नो थ्रेट ऑफ हायर इन्फ्लेशन फ्रॉम हायर प्राइस्ड क्रूड ऑयल नाउ। तेल महंगा हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमारे देश में भी तेल महंगा हो जाएगा, इस चीज का खतरा नहीं है, इस चीज का डर नहीं है, इन्फ्लेशन का डर नहीं है, तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ेगी इसका डर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लाउ इंस्टीट्यूट, इसका एक पावर गैप इंडेक्स आता है। पावर गैप इंडेक्स सजेस्ट करता है इंडिया ऑपरेटिंग बिलो इट्स फुल स्ट्रेटेजिक पोटेंशियल। हमारा इतना पोटेंशियल है तो यहाँ बैठे हैं अभी हम, हमें -4.0 का स्कोर दिया है, एशिया में सबसे कम है, जिसमें रशिया और नॉर्थ कोरिया को तो इंक्लूड भी नहीं किया था इस लिस्ट में। मतलब कि अब हमारे लिए टारगेट तो सेट हो गया कि हमें अब खुद को बढ़ावा देना है, हमें इम्प्रूव करना है। इंडिया एक की 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, वी हैव लॉट ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल अगर इनको स्किल्ड, एजुकेटेड, हेल्दी बनाएंगे। जिस तरीके हमारी पॉपुलेशन का साइज है, हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब अभी बहुत कुछ ग्रो किया जा सकता है, तरक्की की जा सकती है। वी कैन डोमिनेट एवरीथिंग, वी कैन डोमिनेट एवरी इंडस्ट्री, चाइना की तरह, यूएस की तरह। तो हमारे एम्बिशंस बहुत हैं, पर हमारे एम्बिशंस को चैलेंज दूसरे देशों की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से बहुत चैलेंज हमारे लिए क्रिएट हो रहे हैं। अमेरिका और चाइना के बीच में जो एक जियोपॉलिटिकल टसल चलती है, हम बड़े हैं नहीं हम बड़े हैं। अमेरिका ने अभी वेनेजुएला पर अटैक कर दिया, तो किसी भी देश पे जो उसकी बात ना माने हो सकता है वो उस पर हमला भी कर दे, राइट। ऐसे पॉलिटिकल स्टेप्स भी ले, ईरान पे भी हो सकता है, ईरान के साथ तो इंडिया का एक अच्छा रिश्ता रहा है हमेशा से। इसराइल को सपोर्ट करता है अमेरिका, और इसराइल और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आपस में लड़ती रहती हैं, जो हमारे लिए भी इंस्टेबिलिटी पैदा करती है। मिडिल ईस्ट में हमारे कई सारे सिटीजन्स भी हैं, नागरिक भी हैं, साथ साथ हम ऑयल भी खरीदते हैं, ऑयल के लिए डिपेंडेंट है इस रीजन पे। तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कई सारे इश्यूज हमारे लिए क्रिएट हुए हैं, अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, ग्लोबल फ्रिक्शंस क्रिएट हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंपल चीज नहीं है, ना ही इंडिया के लिए सबसे कंफर्टेबल सिचुएशन है, बट इसमें खुद को बैलेंस रखना, इसको अडेप्ट करना हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली जरूरी है। मतलब अवॉइड नहीं कर सकते, अब बच के या छुप के नहीं रह सकते कि नहीं यार ये हम नहीं करना चाहते, दूसरे देशों के मसलों में नहीं पड़ना चाहते। आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक एम्बिशन रखते हो तो आप पॉलिटिकल एम्बिशन भी रखो। अगर नंबर 1 इकोनॉमी बनना है तो दूसरों के साथ मिल बांट के चलना होगा, किसी का एक का पक्ष नहीं लेना होगा। डोमिनेंट पावर और वीक पावर दोनों के साथ बैलेंस बना के चलना होगा। कोई कंट्री है जो डोमिनेंट है और कोई वीक है, दोनों को बराबर मानना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। और क्या कहा है, इन्वेस्टर्स इंडिया में पॉज नहीं कर गए हैं, इंडिया इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पर इन्वेस्टर्स थोड़ा हिचक के आ रहे हैं, और इस हिचक को, इस रिलक्टेंस को समझना जरूरी है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है। इन्वेस्टर्स के हिचक को समझना is important. We have to examine why are they reluctant, why are they not ready, why are they reluctant. तो ये 2026 के ग्लोबल सिनेरियो पे बात की गई है दोस्तों, ठीक है ना। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ गया है, यूरोप के अंदर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट टफ होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर तो चल ही रही थी, अलग अलग कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट करती हैं, रशिया उनके साथ टसल में है। फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज एसोसिएटेड विद लेवरेज टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स आर लूमिंग। एआई एआई खूब पैसा दिया एआई पे, पर क्या एआई उतना इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहा है, क्या उतना कोई बेनिफिट हो पा रहा है। तो ग्लोबल ग्रोथ पे, ट्रेड पे जो हमने एक्सपेक्टेशन करी थी कि बेटर होगी, इंप्रूव होगी, बट अभी उतनी बेटर या उतनी इंप्रूव नहीं हो पा रही है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल इश्यूज करेंटली एग्जिस्ट करते हैं कई सारे। तो वर्ल्ड इज लेस कोऑर्डिनेटेड, आपस में जैसे पहले एक वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग से चलना चाहिए सबको, दुनिया को, वर्ल्ड इज वन, वर्ल्ड इज फैमिली, उससे कोई नहीं चल रहा है। दुनिया में कंट्रीज आजकल रिस्क लेने तैयार नहीं हो रहे हैं,
ठीक है ना। टेक्निकली नॉन लीनियर आउटकम नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इन वेरी इजी वर्ड्स, यू शुड नॉट यूज सच फ्लावरी लैंग्वेज अपने मेंस के अंदर। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, कि आपको लग रहा है कि सीधा रास्ता है, इस पे चल के सबका काम हो जाएगा, नहीं, इट इज अ नॉन लीनियर पाथ, राइट। फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। फाइनेंशियल मार्केट्स अलग अलग कंट्रीज के अंदर, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट अलग अलग कंट्रीज के अंदर बहुत रिस्क का सामना कर रही है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन का सामना कर रही है। जब जैसे सबसे बड़ी बात बताता हूँ, गोल्ड की कीमत बढ़ गई, गोल्ड लगभग डबल हो गया है 2025 में। जो रेट था 2607 रुपए से, जो $2607 पर आउंस होता था, वो 4500 के पास आ गया है। अमेरिका का डॉलर कमजोर और गोल्ड बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि गोल्ड को एक एडिशनल मार्जिन ऑफ सेफ्टी या एक रिप्लेसमेंट के तौर पे मान रहे हैं डॉलर का, कि हमें अपनी तिजोरी में, हर देश को अपनी तिजोरी में सेफ्टी के लिए रिजर्व रखने हैं, तो किसका रिजर्व रखोगे? डॉलर का। डॉलर पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, ट्रंप ने बहुत खराब कर दिया माहौल। तो अब ऑल्टरनेट चाहिए। ऑल्टरनेट क्या? गोल्ड है। गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो, खरीदो खरीदो, जितना खरीदना है खरीदो, जितना खरीद सकते हो खरीदो। इसलिए जो गोल्ड है उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है। डिमांड इज राइजिंग, सप्लाई लिमिटेड ही होती है, इसलिए प्राइस इज राइजिंग, एंड डॉलर इज अल्टीमेटली लूजिंग इट्स डिमांड। इस वजह से दुनिया के अंदर डॉलर इज गेटिंग एक्सपेंसिव। जियोपॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिस्क की वजह से डॉलर इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। बाकी जगहों पे इन्वेस्टमेंट डाल के कोई रियल रिटर्न नहीं मिलना आपको, नेगेटिव रिटर्न ही मिलना है। इकोनॉमीज में नेगेटिव रिटर्न ही आ रहा है। कई सारी इकोनॉमीज तो 0% क्या माइनस में डी ग्रोथ कर रही है, इस टाइम पे डी ग्रोथ हो रहा है। इसलिए स्टेबिलिटी के लिए ऑल्टरनेट सिस्टम्स की ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 2026 में अब क्या बेस्ट हो सकता है? तो 2025 में चल रहा था सिस्टम, उसको बिजनेस एज इज सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। 2025 में जो किया उसको थोड़ा बदलाव हमें करना पड़ेगा। बट अंडरस्टैंड, वर्ल्ड इज लेस सिक्योर, वर्ल्ड इज facing many risks, many issues, and that is why we have to change the system. Dollar weak, gold expensive, silver expensive, copper expensive, metals are becoming expensive. ये फाइनेंशियल स्ट्रेस डालेंगे। चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल है, चाइना कहेगा मैं नहीं देता, क्या करोगे, कहां से लाओगे? ऑल्टरनेट ढूंढने पड़ेंगे, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। चाइना और इंडिया का रिश्ता हमेशा से बॉर्डर टेंशन की वजह से खराब रहा है, एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम रहेगी रहेगी वो, ठीक है ना। तो ये आपका जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहा है, इसमें इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स नाम के एक इंडेक्स की बात करी है, विच इज नियर इट्स वर्स्ट रीडिंग, ठीक है ना, आज तक की सबसे खराब रीडिंग पे है, जिसमें कोविड को भी अगर हम हटा दें, नजरअंदाज कर दें, आज के टाइम पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटीज हाईएस्ट है, जिस वजह से लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है, एक खौफ बैठा हुआ है, इन्वेस्टर्स के मन में एक डर बैठा हुआ है, खौफ बैठा हुआ है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरे देशों में नहीं जा रहे हैं। 2020 की या कोविड की जो हालत थी उसके लगभग आसपास बोलूंगा, या उससे भी खराब बोलूंगा, मैं ऑनेस्टली बोलूं तो उससे भी खराब है। इसके अगला सिनेरियो अगर हम समझें, इसका अगला सिनेरियो अगर हम देखें, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बननी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक देश के पास सारी शक्ति ना हो, अलग अलग देशों में शक्तियों को बांट दो, यूएस, इंडिया, चाइना। बट क्या उसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं। एक देश अब अपने वेट थ्रो कर रहा है बार बार, मैं पावरफुल हूं, मेरे को देखो। तो एक डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन इज हैपनिंग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसऑर्डरली multipolar breakdown is rising materially and cannot be treated as a tail risk। यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनना ही हमारे लिए एक रास्ता हो सकता है। एक देश को सुपर पावर नहीं मान सकते, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिवाइडेड बिटवीन कंट्रीज। यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में बात कर रहा है ये, ऑनेस्टली अब ये इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि रेपिटेटिव थीम पर ही सारी बात चल रही है, इसमें सारा पॉइंट रेपिटेटिव थीम पे चल रहा है। तो ग्लोबल सिनेरियोस वाला ये हमारा पैराग्राफ अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता।
नेक्स्ट हमारे लिए आता है रनिंग मैराथन एंड स्प्रिंट एट द सेम टाइम। हमें लंबा भी सोचना है, हम लंबे समय की तैयारी भी कर रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म का भी सोच के चलना है, उसको आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं कर सकते। अभी आपने जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज देखे, इंडिया बाकी देशों पे जैसा इम्पैक्ट आया ना, जापान हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, उनके इम्पैक्ट के मुकाबले हमारा थोड़ा हल्का है। इंडिया इज इन अ बेटर सिचुएशन, वी आर इन अ रिलेटिवली बेटर ऑफ सिचुएशन, हमारा थोड़ा बेटर है हालत, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही है, हमारे फंडामेंटल्स मजबूत रहे, हमारा देश हमारी बड़ी डोमेस्टिक मार्केट से बहुत फायदा ले रहा है, 140 करोड़ लोगों से बहुत फायदा ले रहा है। चाइना की तरह हम दूसरे देशों पर निर्भर नहीं है कि उनको सामान बेचेंगे तभी अमीर होंगे। हमारे अपने लोग बहुत हैं, हमारी अपनी डोमेस्टिक डिमांड बहुत है। हालांकि ऑल्दो यहाँ पे डिमांड जरूर है, बट अभी ये फाइनेंशियली बहुत ग्रो नहीं हुए, धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, $600 बिलियन से ज्यादा। ये वो रिजर्व, ये वो पैसा होता है कि जब हमें किसी भी तरीके का इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, हम अपने रिजर्व को निकाल कर बेच कर अपनी क्राइसिस को स्टेबलाइज कर सकते हैं। हमारे पास 14 डेज का पैसा बचा था 1991 में, आज हमने $600 बिलियन का रिजर्व क्रिएट किया है, जो लॉन्गर स्टेबिलिटी देता है और हमारी कंट्री को दूसरों के आगे ना झुकने के लिए बढ़ावा देता है, जिससे हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है, इंडिपेंडेंस मिलती है, राइट। दिस प्रोवाइड्स अ बफर स्ट्रेंथ टू इंडिया वेयर we are living in such an environment where financial fluctuations are there, geopolitical uncertainty is there, we don't know what can change, what can happen, क्या बदल जाए, क्या प्रॉब्लम हो जाए, हमको नहीं पता है। तो हमको ये मजबूती देता है, मजबूत बनाता है, मजबूत रखता है। और वो इंडिया के जो रिस्क है ना, जो हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टर्स के आने को रोक सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर किसी और ऑल्टरनेट कंट्री को देखेंगे, इंडिया में अगर ग्रोथ उन्हें नहीं दिखती है तो चाइना को देखेंगे और किसी देश को देखेंगे। तो ये रिस्क तो है, सच बात है, हमारे लिए फॉरेन एक कंट्रीज से आने वाले जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं पहले से, टर्बुलेंट टाइम है पहले से, बट हमें इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, सफिशिएंट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बढ़ावा देना होगा, सफिशिएंट इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बढ़ावा देना होगा, हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग्स को हमें बढ़ावा देना होगा, दूसरे देशों में सामान बेच बेच कर पैसा कमाना होगा। हमारा जो दूसरे देशों से सामान इंपोर्ट होता है, ऑयल, गैस, गोल्ड, वो बढ़ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए एक्सपोर्ट करो ज्यादा, एक्सपोर्ट शुड इंक्रीज बिकॉज आवर इंपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग। दोस्तों, यही मुद्दे की बात यह है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ेगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, तभी हमारा देश एक स्टेबल ग्रोथ वाली कंट्री बन के रह पाएगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें, हमें रिसोर्स बफर क्रिएट करना है। ऑयल का हम जैसे बफर क्रिएट करते हैं इंडिया में, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाकर, ठीक है ना, मंगलुरु के अंदर बनाया, पाडूर के अंदर बनाया, चांडीखोल के अंदर बनाया है, ऑयल रिजर्व्स हम रख, तेल अपने देश में जमीन में जो खाली माइंस पड़ी हैं वहां पे रखना चाहते हैं स्टोर करके, कल को जरूरत पड़ी, दूसरे देशों में क्राइसिस चल रही है, हम कैसे तेल खरीदेंगे, हमारे लिए तो डेली की जरूरत है। हम 9 मंथ्स का एक स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाना चाहते हैं कि 9 महीने की हमारी तेल की सप्लाई हमारे देश में ही हो जाए, हमारे देश के गोदामों से, हमारे देश के रिजर्व से, भंडारों से ही हो जाए। 2026 may mark the point at which policy credibility, predictability, and administrative discipline cease to be more virtuous and instead become strategic asset in their own right with lasting relevant, not important, this line is not important, आगे का आउटलुक बताया है, इस पूरे आउटलुक में सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे आउटलुक के अंदर कि सरकार अगर फाइल आती है, बिजनेस खोलना चाहता है कोई, उसकी फाइल को तुरंत क्लियर करे बिना करप्शन के, बिजनेस को सपोर्ट करे सरकार और सरकारी अधिकारी, ना कि करप्शन को बढ़ावा दें। मेरे को लगता है ये पूरे पॉइंट में सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है जी, 2026 के लिए एक और सुझाव है इनका, स्ट्रैटेजिक सोबराइटी, सोबराइटी मतलब सोबर रहना, नशे में ना रहना।
किसी के भी नशे में, किसी के भी इन्फ्लुएंस में ना रहना। वी हैव टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक सोब्राइटी रादर देन डिफेंसिव पेसिमिज्म, कि नहीं अब तो शायद ग्रोथ नहीं हो पाएगी, अब तो ये, अब तो नेगेटिव नहीं सोचना। टेक्निकली द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विल रिक्वायर इंडिया टू प्रायोरिटाइज बोथ डोमेस्टिक ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन एंड शॉक एब्जॉर्प्शन, कि हमारे देश में तरक्की होती रहे और फॉरेन कंट्रीज से जो भी शॉक आते हैं उनको हम झेल सकें। विद अ ग्रेट एम्फेसिस ऑन रिसोर्स बफर, पहले ही बता दिया, ठीक है ना, एंड लिक्विडिटी, ये पहले ही बता दिया था। इसलिए कह रहे हैं कि मैराथन भागनी है, लंबे रेस का घोड़ा है भारत, बट अभी जो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ रहे हैं इनको भी डील करने का है अपन को। नेक्स्ट है हमारा अगला पैराग्राफ, इकोनॉमिक सर्वे रिकॉन्फिगर्ड, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, 1 मिनट में हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे कह रहे हैं हमने थोड़ा बदलाव किया है, हमने ना जो भी दूसरे देशों के अंदर चीजें हो रही है उसके इम्पैक्ट को इस बार काफी ज्यादा देखा है। जो दिस एडिशन बनाया गया है अभी फिलहाल इकोनॉमिक सर्वे का, उसने काफी डीप में एनालिसिस करी है, इसलिए इस बार 16-17 चैप्टर है। टेक्निकली 16 चैप्टर के 2 पार्ट है, तो टोटल 17 हो गए ना, 16 पार्ट 1, 16 पार्ट 2। जैसे धुरंधर मूवी के 2 पार्ट थे, सिमिलरली 16 चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में, तो टोटल 17 चैप्टर्स इस बार निकाले। इट इज अ वेरी हैवी बल्की डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में इस बार उतरा है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है ना। दूसरी बात, सर्वे इज वेरी लॉन्ग दिस टाइम, लॉन्गर देन बिफोर। क्यों? कई सारे इश्यूज, कई सारे टॉपिक कवर करे हैं, ठीक है जी। तो बड़े बड़े ऐसे छापे हुए हैं, एआई के एवोल्यूशन पे बात की हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे शहरों में क्यों खराब है, चैलेंजेस क्या हैं, शहरों में रह के गड्ढे भी हैं, प्रदूषण भी है, उस पर भी बात की है। कैसे स्टेट्स काम कर सकते हैं इनको सुधारने के लिए, प्राइवेट सेक्टर कैसे बूस्ट कर सकता है हमारे देश की ग्रोथ में, इस पे भी बात की है। तो ये कह रहे हैं कि हमने इस बार रिकॉन्फ़िगर किया आपके इकोनॉमिक सर्वे को, कई सारे हम चेंजेस लेकर आए हैं। अगला है आपका मैनेजिंग द जनरल गवर्नमेंट डेफिसिट, ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में फिस्कल डेवलपमेंट के नाम से, वो हमारे स्टेट के फाइनेंसेस, कई सारे स्टेट जो हैं वो कर्जों में हैं, उन पर बात की गई है कि भाई फ्री में चीजें बांटने के चक्कर में आप कर्ज में चले जाते हो, ठीक है ना। ये फ्री में ले लो योजना, लाडली बहन लाडला भाई, उसमें लाडली बहन में आजकल कई भाई भी अप्लाई कर दे रहे हैं बहन बन के। ऐसी स्कीम्स जब स्टेट चलाती हैं तो लोग बहुत जुड़ते हैं, बहुत जुड़ते हैं, फायदा भी होता है, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहा, बट गवर्नमेंट के ऊपर ये लायबिलिटी क्रिएट करता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर फिर इतना पैसा नहीं बचता कि वो रोड बनाए, हाईवे बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, क्योंकि फ्री में पैसा बांट दिया लोगों में, कैश ट्रांसफर कर दिया लोगों में। इसीलिए दोस्तों हमें चेंज करना है, चेंज लेकर आना है। और चेंज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाना है और ऐसे सब्सिडीज को कम करना है। ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने कही है, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार बॉन्ड इशू करती है, उधार लेती है, बॉन्ड इशू करके उधार लेती है। अब हमारे बॉन्ड दुनिया भर में बिक रहे हैं, इंटरनेशनली बिक रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर परचेजिंग। इन्वेस्टर सरकार का बॉन्ड लेता है, बॉन्ड क्या है? कागज का टुकड़ा है, मान लो एक कागज का टुकड़ा इन्वेस्टर ने ले लिया, सरकार को पैसे दे दिए इसके बदले। अब पैसे जब सरकार को दिया, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं, वो उस पैसे का इस्तेमाल करके रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, और एक फिक्स रिटर्न देती है सरकार। ये इन्वेस्टर है, इसने गवर्नमेंट को उधार दिया पैसा, गवर्नमेंट इसे इंटरेस्ट देगी तो इसकी ग्रोथ में वो पैसा लग पाएगा, इन्वेस्टर खुश रहेगा। इन्वेस्टर ने सरकार को पैसा दिया, सरकार उस पैसे से रोड, हाईवे, स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना चाहता है बनाए, बस ब्याज चुकाती रहेगी वो इन्वेस्टर। अब ये इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी क्रिएट हो रहे हैं, इंटरनेशनली इंडेक्स किए गए हैं, ग्लोबली इंडेक्स किए गए हैं हमारे बॉन्ड। बॉन्ड मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जिससे भारत सरकार दूसरे देशों से उधार लेती है, ठीक है ना, जिससे हम अब ग्लोबल लेवल पे भी इन्वेस्टर्स प्राप्त कर पा रहे हैं, पैसा आ पा रहा है। स्टेट लेवल पर वीक डिसिप्लिन, वीक फाइनेंशियल डिसिप्लिन कैन नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज लोकली कंटेन्ड। इट इंक्रीजिंगली अफेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ सॉवरेन बोरोइंग। एक स्टेट लेवल पे अगर स्टेट उधार ज्यादा ले लेती है तो उसको आप ये मत सोचो कि तो चलो छोटी सी प्रॉब्लम है, वो लोकल उसी उसी स्टेट की बस छोटी सी प्रॉब्लम है, नहीं, वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, वो हमारे देश की बोरोइंग कैपेबिलिटी को और हमारे देश की इमेज को खराब करती है।
इसलिए हमें उधार लेना है, लिमिट में लेना है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन स्टेट्स का बढ़ना चाहिए। स्टेट्स को एक्सपेंडिचर जो कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेंगे, मैं मना नहीं कर रहा, बट इनकम बढ़ाने पे, रेवेन्यू बढ़ाने पे फोकस करना होगा और पूरे टाइम सेंटर पे रिलाय नहीं कर सकते, सेंटर पे वो निर्भर होके नहीं बैठ सकते। इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है सेंटर हैज अचीव्ड कंसोलिडेशन इन फिस्कल एरियाज, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन किया है, जहां पे खर्चे करना कम किया है, रेवेन्यू करना, इंक्रीज करना हमने बढ़ाया है, इंक्रीज किया है, राइट। Rising revenue deficits and unconditional cash transfer in several states pose as emerging risk as it crowds out growth enhancing spending. हमें जो पैसा जो ग्रोथ के लिए लगना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगना चाहिए, वो हमने बांट दिया लाडली बहन योजना जैसी योजना में, जहाँ पे पैसा अनकंडीशनली दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आपका किसान स्कीम भी है, कृषि सम्मान निधि स्कीम भी है, 6,000 रुपये किसानों को भी दिया जाता है। इससे जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है और बोरो करके हो रहा है, और ये सेंटर और स्टेट दोनों की प्रॉब्लम है। सिर्फ ये स्टेट्स की बुराई कर रहे हैं, बट मैं कहूंगा सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की प्रॉब्लम है ये। इस रिस्क को हमें एलिमिनेट करना है, इस रिस्क को हमें खत्म करना है। 10-year बॉन्ड यील्ड ऑफ इंडिया इज 6.7%, इंडोनेशिया की 6.3 है, even though both countries have the same credit rating of BBB, which puts India as a strong economic competitor to Indonesia. Fiscal priorities are casting a shadow on sovereign borrowing cost. स्टेट्स को जो पैसा चाहिए उधार पे और ज्यादा पैसा चाहिए, उससे सरकार सेंटर के ऊपर उधार बढ़ता है, हमारी बोरोइंग कॉस्ट काफी इंक्रीज होती है। क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टर चलो उधार देना भी चाहता है, वो देखेगा कि उस स्टेट के अंदर उधार मैं दे रहा हूँ, उस स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी पेइंग बैक कैपेसिटी कैसी है। अगर वो स्टेट की पेइंग बैक कैपेसिटी खराब है, मतलब उतना पैसा वो नहीं कमा पाती है, तो अल्टीमेटली उस स्टेट को देने से पहले इन्वेस्टर हिचकेगा, या अगर पैसा देगा भी तो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और ये बोरोइंग कॉस्ट को बढ़ा देता है, ये बात याद रखिएगा। तो टेक्निकली ये सब्सिडी स्कीम, अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, इन सब को ना करके अपस्किलिंग, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इन पर फोकस करने की बात कर रहा है। अब हमारा अगला पार्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एक्सटर्नल डेफिसिट। ये भी बहुत सिंपल है, आई थिंक 4-5 मिनट में हो जाएगा। तो इंडिया की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, और ये क्यों है? नॉट जस्ट बिकॉज की इंटरेस्ट रेट हाई या महंगाई ज्यादा है या बैंक अपना कमीशन ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। एक भारत की इकोनॉमी में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चरल मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम गहराई तक घुसी हुई है, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, जिस वजह से हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है। दोस्तों, करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता है, मतलब इंपोर्ट्स आर मोर देन आवर एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो अलग से पढ़ते हैं हम। दूसरी बात, हमारा देश डिपेंड करता है फॉरेन कंट्रीज की सेविंग्स पर। अब इन्वेस्टर्स आते हैं, सेव करते हैं, रिस्क रहता है, आए सेव किया, वापस पैसे लेके कई बार चले गए, जिसकी वजह से हमारे देश के अंदर कैपिटल बिकम्स एक्सपेंसिव, फॉरेन कैपिटल बिकम्स एक्सपेंसिव, क्योंकि वो आए और वो जब मन करे जब तब पैसा निकाल के ले जाएंगे, एक रिस्क क्रिएट होगा, और यही रिस्क हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। वी आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन सेविंग्स, तो इस प्रॉब्लम को हमें डील करना है। दूसरी बात, जिन भी कंट्रीज के सरप्लस होते हैं इनके बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, इनके करंट अकाउंट में, वो ना एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके देश में उनकी मार्केट काफ़ी मजबूत है। दूसरे देशों से उधार लेने के बजाय वो अपने देश में लोकली फाइनेंशियल मार्केट से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट्स जो है उनके लिए पैसा काफ़ी चीपली मिल जाता है। हमें भी यही करना होगा। वो दूसरे देशों के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए और सेविंग्स के लिए, वो अपने देश की डोमेस्टिक सेविंग्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो काफी अच्छी ग्रोथ भी कर पा रहे हैं और एक स्टेबिलिटी बनाए रख पा रहे हैं। इंडिया के लिए अब लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि हमें बस ये कैश सप्लाई बढ़ानी घटानी, इस सब पे चिंतित नहीं होना है, हमें सरप्लस क्रिएट करना है। वी शुड बी अ सरप्लस जनरेटिंग इकोनॉमी, ठीक है ना। हमें सरप्लस मतलब
exports should be more than our import. We should boost our domestic growth, domestic demand, जिससे फॉरेन कैपिटल लाना महंगा पड़ता है वो कम हो जाएगा और इंडिया की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट आता है, किसी भी बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट द ओनली इनपुट कॉस्ट टू कंसिडर। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है वो तो एक, या जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फंड्स मिल रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न पे फंड्स मिल रहे हैं, वो तो एक छोटी चीज है। एनर्जी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एनर्जी कौन सी एनर्जी? किसी बिजनेस के लिए एनर्जी, बिजली इंपॉर्टेंट है, उसकी उसकी कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो बिजली के टैरिफ हैं बढ़ते जा रहे हैं, महंगी होती जा रही है और इसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस काफ़ी कम होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं सोलर एनर्जी को बढ़ावा दें, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन हो। दिस कैन वर्सन द प्रॉब्लम, दिस कैन पुट प्रेशर ऑन द इंडियन मार्केट, दिस कैन पुट प्रेशर ऑन द इंडियन इन्वेस्टर्स अगर इसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया तो। अब दूसरे देशों से सीख लो, ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस देखो, वहां पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कॉस्ट बढ़ती गई, इस वजह से इंडस्ट्रियां बंद होती गई, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि भाई बिजली बनाने की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, ग्रीन एनर्जी चाहिए, क्लीन एनर्जी चाहिए, दिक्कत नहीं है, बट बिजली महंगी तो ना मिले, चीपर कॉस्ट पे तो अवेलेबल हो हमारी इंडस्ट्रीज को। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस बिठाना पड़ेगा आपको, सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा और ये जो ग्रीन एनर्जी है इसको सस्ता बनाना पड़ेगा, अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। ग्रीन ग्रोथ आएगी, बट यार कॉम्पिटिटिवनेस से तो कॉम्प्रोमाइज मत करो ना, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एनर्जी सिक्योरिटी। It should not become expensive for the common people, for the industries, that is what is important. अच्छा, सर्विस ट्रेड के अंदर मैं तो गुड्स, अभी तक तो सामान की बात करी, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, आईटी कंपनीज, ये भी तो हम चलाते हैं इंडिया में, बेंगलुरु, पुणे, ये सब भी तो हमारे देश में है जो ग्रोथ के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं दोस्तों। तो एक्सटर्नल सेक्टर और करेंसी स्टेबिलिटी के बारे में यही कह रहा है ये, इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन के बारे में यही कह रहा है ये चैप्टर, ये पैराग्राफ, कि करेंसी जब भी किसी देश की वीक होती है ना, जैसे इंडिया की करेंसी अभी डेप्रिशिएट हुई, तो सर्विस एक्सपोर्ट्स तो हमारे सुधरेंगे, सर्विस एक्सपोर्ट इंप्रूव होते हैं, बट अभी भी इंडिया ना ग्लोबल चेन का पार्ट नहीं है। ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब हमारा देश दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करके बिजनेसेस चलाए। कंट्रीज विद स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल करेंसीज आर एबल टू परफॉर्म वेल इन दिस एरिया, वो एक्सपोर्टर्स बनती हैं। हम अगर स्टेबल और स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं बना पाएंगे तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को धीरे धीरे खो देंगे। फ्लक्चुएशन किसी को भी नहीं पसंद। टेक्निकली जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, तो स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है, स्टेबल इकोनॉमिक करेंसी जरूरी है, स्टेबल करेंसी जरूरी है, करेंसी स्टेबिलिटी चाहिए, और वही करेंसी स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, ये एक प्रॉब्लम है। इंडिया का पैटर्न अगर आप देखें, सन 2000 के बाद से सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे काफी फास्ट ग्रो हुए हैं, बल्कि मैं तो कहूंगा गुड्स एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारे सर्विस एक्सपोर्ट ग्रो हुए हैं 2000 के बाद। आज से 26 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर पिछले 5 साल का डेटा देखें तो हमारा एक्सपोर्ट टोटल जो है वो 9.4% से ग्रो किया है और गुड्स का एक्सपोर्ट 6.4% है, तो फर्क तो है, फर्क है, सर्विस एक्सपोर्ट ज्यादा तेजी से ग्रो किया है। अब उसको स्टेबल बनाना पड़ेगा, ग्रोथ दोनों की बढ़ाओ, सर्विस एक्सपोर्ट को स्टेबल करना पड़ेगा, वो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और इससे फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, अमेरिका की किसी कंपनी को आप यहाँ से सर्विस दे रहे हो तो वो डॉलर में पेमेंट करेगा, तो हम पैसा कमाएंगे और इसको आप सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो सिर्फ गुड्स को ग्रो करूंगा, सामान बेचूंगा दूसरे देशों में, और चाइना उसमें कॉम्पिटिटिवनेस पहले क्रिएट कर चुका है। अगर आप कुछ कर सकते हो तो आप जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो इसको स्टेबल बनाओ, इसको फ्लक्चुएटिंग मत रखो, इसको स्टेबल करो, स्टेबिलिटी यहाँ लानी जरूरी हो जाती है। आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस सेक्टर जो बेंगलुरु, पुणे, गुरुग्राम, नोएडा जिसके लिए फेमस है, आईटी कंपनीज, राइट, इनके बारे में बताया गया। इट हैज बीन इंडिया मेन स्टे फॉर ग्रोथ, सबसे ज्यादा ग्रोथ ये लेकर आती है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करते हैं और उससे पैसा बनता है, इनकम बढ़ती है, इंडियंस की ग्रोथ होती है देश के अंदर, ये बात याद रखिएगा।
Now, international experience indicates that while service exports are economically valuable, they do not systematically compel broad upgrades in the state capacity, as successful firms can bypass weak institutions. बेंगलुरु में मैंने इन्फोसिस का ऑफिस देखा, वहां पे ट्रैफिक नहीं लगने देते इन्फोसिस के एम्प्लॉय, रोड खाली करा देते हैं, इन्फोसिस का स्टाफ है, रैपिड एक्शन टीम है, ट्रैफिक है, मैनेज कर रहे हैं, गड्ढे हैं रोड पे, कंपनियां भर दे रही हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, कंपनियां ट्रेन कर दे रही हैं, सरकार को बाईपास कर दिया। अगर आप देश की ग्रोथ चाहते हो और आप गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हो, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हो, बिजली सस्ती, पानी सस्ता, अच्छी रोड, कम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम लॉजिस्टिक कॉस्ट, देश का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरता है। सर्विस सेक्टर में कंपनियां सरकार को बाईपास कर देती हैं, सरकार और सरकारी इंस्टीट्यूशन वीक होंगे, बट सक्सेसफुल बिजनेसेस, सक्सेसफुल फर्म्स विल नो लॉन्गर नीड देम, वो अपना खुद का ग्रोथ क्रिएट कर लेंगे। बेंगलुरु में ऐसा हो रहा है और भी जगहों पे हो रहा है। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं रहेगा, इकोनॉमी का प्रेशर नहीं रहेगा कि गवर्नमेंट को सुधार करना है, रिफॉर्म करना है, और गवर्नमेंट ऐसे और आलस्य में जा सकती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। सर्विस सेक्टर को बूस्ट करना ही करना है, सर्विस एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना ही देना है, बट गवर्नमेंट को रिफॉर्म्स के लिए प्रेशर डाल के, कंपेल करके। दे डू नॉट इम्पोज हार्ड फिस्कल, एम्प्लॉयमेंट और लॉजिस्टिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन द स्टेट। सरकार के ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की पैसा दो, नौकरियां क्रिएट करो, स्किल्स दो, और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करो। ऐसे प्रेशर्स सर्विस सेक्टर कम डालता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ज्यादा डालता है, क्योंकि स्किल्ड लेबर चाहिए, सरकार ही तो स्किल देके भिजवाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करनी है, सरकार ही तो लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाएगी, जो हमने बनाई भी है। दोस्तों, इसीलिए हमें वीक इंस्टीट्यूशन या इंस्टीट्यूशनल वीकनेस को कम करना है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनना है। वो सिर्फ सर्विस सेक्टर से नहीं हो सकता, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को भी फोकस करके देना होगा। तो सरप्लस इज रिक्वायर्ड इन सर्विस सेक्टर, यस, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स भी एसेंशियल है, ठीक है ना। सर्विस एक्सपोर्ट्स डू नॉट क्रिएट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट की रिफॉर्म करो, सुधार करो। प्राइवेट कंपनियां खुद कर देंगी, सरकार को फोर्स ही नहीं किया जा रहा, सरकार को बाईपास कर दिया। इसको चेंज करना है अल्टीमेटली, ठीक है। इंडिया ने अभी रिसेंटली ट्रेड अग्रीमेंट भी किया है यूरोपियन यूनियन के साथ, एफटीए भी किया, वो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। कई सालों से नेगोशिएशन चल रहा था, 3 साल तो नेगोशिएशन के हो गए थे, ठीक है ना। अब यूरोपियन पार्लियामेंट उसको रेटिफाई करेगी, भारत सरकार और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ये अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, जिससे मार्केट एक्सेस बढ़ेगी। इंडिया में जो सामान हमारी लेबर बना रही है, उसके द्वारा सामान बनाया गया है, वो बाहर बिकेगा, एक्सपोर्ट होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो उसके बाद सामान बिकेगा भी। इससे क्या होगा, यूरोपियन कंट्रीज में हमारे वर्कर्स का सामान पहुंच पाएगा, हमारी मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स होंगे, मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स के एक्सपोर्ट्स होंगे, हम भी यूरोपियन टेक्नोलॉजी और यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का फायदा ले पाएंगे। यूरोपियन यूनियन का जो ये एफटीए है, वो यूरोप के मैन्युफैक्चरिंग बूम को और हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को साइमल्टेनियसली ग्रो करेगा, दोनों का फायदा है। हमारी भी कॉम्पिटिटिवनेस सुधरेगी, हम भी एक्सपोर्ट के सेक्टर में मजबूत बन पाएंगे, हमारी भी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो सर्विस तो एक्सपोर्ट हो ही रही है, गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए भी दोस्तों चेंज किए गए। ये जो यूरोपियन एफटीए अभी रिसेंटली हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग को और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को, दोनों को बढ़ावा देगा। इससे हम मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ ला सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकते हैं, इससे करेंसी हमारी स्टेबल हो सकती है, इससे सरकार को भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशनल सेटअप या अच्छा गवर्नेंस प्रोवाइड करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, इससे जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और इससे लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल स्टेबिलिटी हमारे देश की क्रिएट होगी। इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनना है, ट्रेड अग्रीमेंट्स अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इंडिया के ट्रेड डील्स जो हो रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, इंडिया को रिजल्ट क्रिएट करने के लिए अपने देश में भी बदलाव करने हैं, और ये अग्रीमेंट्स साइन करने का तब कोई खास फायदा होगा। तो अभी हमने एफटीए के बारे में बात करी। नेक्स्ट है गेटिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसी राइट। क्या हाईलाइट है इसके, क्या चाह रही है सरकार यहाँ पे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चेंज करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ भी की गई है, लॉन्ग टर्म करेंसी स्टेबिलिटी को जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग, वही सारी बातें आ रही है।
बेसिकली स्टील के सेक्टर के अंदर, एल्यूमिनियम जैसे सेक्टर के अंदर, और फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर, कपड़े, इस सेक्टर के अंदर कई सारे प्रोटेक्शनिज्म या प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज बढ़ रही हैं। हमारे देश में सस्ती लेबर है, ये बनाती है, दूसरे देशों में बेचती है, तो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। दूसरे देश कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मत लाओ, वो हमारे ऊपर प्रोटेक्शनिज्म कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं और एक्सपोर्ट होने कम हो जाते हैं। इट इज़ लाइक अ टैक्स ऑन द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग, क्लॉथ, टेक्सटाइल, इनमें खास तौर पे देखने मिल रहा है। अब हमारे देश में भी एक्सेसिव प्रोटेक्शन होता है, एंड आवर एक्सेसिव प्रोटेक्शन इन दीज इंडस्ट्रीज, जिसको हम अपस्ट्रीम सेक्टर कहते हैं। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो सेक्टर होते हैं, ये आपका होमवर्क होगा। आइडेंटिफाई करिए कौन से सेक्टर अपस्ट्रीम होते हैं और कौन से डाउनस्ट्रीम होते हैं। एक होता है रॉ मटेरियल सप्लाई वाला, एक होता है फाइनल गुड्स को आगे बेचने वाला। हमारे देश में भी जो ये हाई प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होते हैं ना, सरकार दूसरों को आने नहीं देती, किसी को बिजनेस करना है तो सरकार से लाइसेंस लो, बहुत सारी चीजें आती हैं, ये हमारी ग्रोथ रोकती है, एफिशिएंसी रोकती है, एक्सपोर्ट नहीं होने देती। सरकार अगर उन्हीं प्रोडक्ट को बाहर एक्सपोर्ट करने के बजाय इंडिया में यूज करने के लिए कहती है कि बाहर मत बेचो, इंडिया में बेचो, तो उससे भी ग्रोथ रुकती है। इसको हमें कंट्रोल करना है और एफिशिएंसी को सुधारना है। ठीक है ना? डिसीजन शुड बी देयर ऑन व्हाट नॉट टू प्रोटेक्ट, एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट अ मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देन दिस इज व्हाट टू सपोर्ट। सरकार प्रोटेक्ट 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 करे जा रही है इंडस्ट्रीज को कि नहीं बाहर मत बेचो, डोंट सेल आउटसाइड, सेल इन इंडिया, मेक द डोमेस्टिक डिमांड मीट। अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर है। बट सरकार को सपोर्ट देना इंडियन इंडस्ट्रीज को भी बहुत जरूरी हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे है इनोवेशन, वो जरूरी है इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ग्रोथ को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, छोटे एमएसएमईज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को स्केल करके बड़ा करवाना, ये जरूरी है दोस्तों। ओवरऑल अगर आपने ये सारे चेंजेस क्रिएट कर दिए तो देश की ग्रोथ पे काफी इम्पैक्ट आ सकता है, हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ सकती है। हमारे देश के अंदर अभी जो महंगी कॉस्ट होती है बिजनेस करने की, वो थोड़ी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम कंक्लूजन और एंड की तरफ जा रहे हैं। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। लास्ट पैराग्राफ बनता है एंटरप्रेन्योरियल स्टेट एंड मोर। इसके बारे में इनका एक बड़ा सिंपल समरी है। इन्होंने यम के संदेश को जो कथा उपनिषद के अंदर बोला गया है उसमें बताया है, एवरी मोमेंट आस्क टू चूज बिटवीन द एंड्यूरिंग गुड एंड द फ्लीटिंग कंफर्ट, की जो जरूरी है करना या जिस चीज में आनंद आ रहा है। जिसका दिमाग मैच्योर होगा वो ये देखेगा कि दोनों में से क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिशियल है, और वो है द एंड्यूरिंग गुड रादर देन कंफर्ट। हमारा देश भी अभी उस सिचुएशन में आ चुका है जहाँ पे ऑन्टरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, ऑन्टरप्रेन्योरशिप सिस्टम को बेहतर करना, इंडिया को एक ऑन्टरप्रेन्योरियल स्टेट बनाना, कोई अगर बिजनेस करना चाहे, कोई अगर नया काम शुरू करना चाहे, करने की परमिशन हो, आज़ादी हो, रिस्क कम हो, अवॉइड ना करें। सारा ही देश का युवा जॉब सीकर बन जाएगा तो जॉब क्रिएटर कौन बनेगा। अनसर्टेनिटी खत्म करनी है आपको तो अपने देश में बिजनेसेस बनाओ। इसके लिए सरकार मिशन मोड पे प्लेटफॉर्म्स बनाए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इनको बढ़ावा दे। इसके माध्यम से जो सब सरकार जब एक बार ट्रस्ट बिठाएगी अपनी लोकल इंडस्ट्रीज में, अपने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तब जाकर एक्चुअली में हमारे देश ग्रो कर पाएगा। तो ये दोस्तों बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ग्रोथ जो है हमारा, वो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इस टाइम पे इंडिया के लिए। गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी, मार्केट पैसा लगाएंगे, और हमारा समाज इस पूरे सिस्टम के साथ बंध कर, समाज मतलब आप और मैं, हम सब लोग एज अ कंज्यूमर, एज अ एम्प्लॉय इन इंडस्ट्रीज को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा समाज, हमारी सोसाइटी को भी मिलकर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन, स्किल्स, इनको बूस्ट करना पड़ेगा, तभी इंडस्ट्री के काम आएंगे। हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाना पड़ेगा। जो आजकल डिजिटल एडिक्शन हो रहा है, लोग फोन में 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, उसको कम करना होगा। बीमारियों का, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो ये घर बन गया है शरीर, ये जो शरीर फैलता जा रहा है, इसको कंट्रोल करना होगा।
ये बात इकोनॉमिक सर्वे ने बोली है, सो दैट अ पीसफुल माइंड कैन बी क्रिएटेड व्हेन अ पीसफुल बॉडी इज देयर। अब हमारे देश को एक स्ट्रैटेजिक माइंडसेट की तरफ जाना है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिजनेसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रोथ लाने के लिए। हम अपने देश के अंदर ग्रोथ अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो प्राइवेट बिजनेसेस को भी सपोर्ट करें, तभी जाके रियलिटी में एज अ फाइनल टेक अवे टू ऑल दिस विकसित भारत बन सकता है। सरकार, हमारे सरकार को बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए एफर्ट्स डालने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, फंड्स डालने हैं, स्किल्स डालने हैं, तभी जाके क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी, ये अल्टीमेटली इकोनॉमिक सर्वे के बारे में लिखा है इन्होंने, और इसमें अल्टीमेटली कई सारे चैप्टर्स भी हैं, तो समरी थी। अब इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे एक एक चैप्टर का। सारे चैप्टर्स जैसे आप देख सकते हैं टोटल 17 है, 16 के 2 पार्ट्स हैं, तो उनकी भी हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द सेशन एंड प्लीज ज्वाइन द निर्णय आईएएस बैच। डिस्काउंट चल रहा है रिपब्लिक डे सेल के तहत, अभी फायदा ले लीजिए, अदरवाइज बाद में आपको महंगा पड़ेगा और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी नहीं मिलेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड लक एंड गुड